मोबाइल पर एक क्लिक और लाखों की शर्त। मनोरंजन के नाम पर शुरू हुआ खेल कब लत और नुकसान में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां पर ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग युवाओं को कौशल और मनोरंजन का अवसर देते हैं। तो वहीं पर रियल मनी गेम्स, जो कि आरएमजीज भी कही जाती हैं, इनसे कई सामाजिक और आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो रहे हैं। अब आत्महत्या जैसे मामले हों, टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक का जो विषय है, इन सभी दशा में जो पारिवारिक विघटन है, वो देखने को मिल रहा है। और ऐसी दशा में इन घटनाओं से सरकार हस्तक्षेप को मजबूर होती है, और इसी पृष्ठभूमि को केंद्र में रखते हुए सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 जो है, उसकी तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया। और ये जो एक्ट है, अब सामने 22 अगस्त को आ चुका है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। इस एक्ट के तहत क्या वो प्रमुख प्रोविजन है, उस प्रोविजन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसको लेकर क्या विवाद है, दूसरा पक्ष क्या कहता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। इसका मतलब यह है कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं, उनको लेकर जो दो धड़े हैं, उस धड़े में एक धड़ा ये कह रहा है, वो इस एक्ट का, जो कि पहले एक बिल के रूप में आया ये 20 अगस्त को। और जब बिल के रूप में 20 अगस्त में ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो मात्र 7 मिनट के अंदर ही वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि व्यापक समर्थन मिला इसको। इसके बाद 21 अगस्त को राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया गया, वहां से भी पास हो गया, और उसके बाद ये एक्ट बनता है राष्ट्रपति महोदय के इस पर हस्ताक्षर के बाद। तो राष्ट्रपति जी ने जब इस पर हस्ताक्षर किया 22 अगस्त को, तब ये अधिनियम में बदल गया। और इसमें कौन से वो प्रोविजन प्रमुख हैं जिसको लेकर इससे प्रभावित होने वाले उद्योग जगत ने आपत्ति की है। तो दूसरे धड़े की आपत्ति को भी जानेंगे, आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे विषय को। तो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के अंतर्गत सबसे पहले खबर की बात करेंगे, तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल आया। कब आया? तो ये 20 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया, 21 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हो गया, और उसके बाद 22 अगस्त को राष्ट्रपति का इस पर हस्ताक्षर हुआ, और उसके बाद ये कानून के रूप में हमारे सामने आ गया है। अब बात करेंगे इसी के आलोक में। इसमें सबसे पहले जो ऑनलाइन गेम्स हैं, इसको पहले तो इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया, यानी कि एक 3 स्पष्ट रूप से खंड होंगे, जिसमें पहला खंड है ई स्पोर्ट्स के नाम से, दूसरा सोशल, और तीसरे जिस खंड पर आपत्ति जताई जा रही है उसी के विषय में हम बात करेंगे। तीसरा खंड आपका है रियल मनी गेम्स, यानी आरएमजी। तो पहले पहले और दूसरे खंड को समझ लेते हैं। पहला खंड जो है ई स्पोर्ट। ई स्पोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि ई स्पोर्ट्स मतलब वे डिजिटल वीडियो या वीडियो गेम इसमें शामिल होंगे, या डिजिटल गेम शामिल होंगे, वे प्रतियोगिताएं शामिल होंगी जो कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के अंतर्गत जिनको मान्यता मिली हुई है, और नियामक प्राधिकरण जो है उसके अंतर्गत ये पंजीकृत है। यानी राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत ई स्पोर्ट्स को मान्यता मिली है, और प्रस्तावित नियामक प्राधिकरण में ये पंजीकरण है वो ई स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएगा। अब इसमें एक प्रकार का आपसे भागीदारी शुल्क लिया जाएगा, एक आपको रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी, और इस पंजीकरण शुल्क के आधार पर आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। मान लीजिए ई स्पोर्ट्स का मतलब, जैसे स्पोर्ट्स में आप क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में आप एक उसकी एंट्री फीस होती है, उसको आप देते हैं, उसके बाद आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, फिर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या कंसोलेशन प्राइज आपको मिलता है। उसी तरह से ई स्पोर्ट्स में क्या होगा, वो स्पोर्ट्स आप ग्राउंड में खेलते हैं, रियल आप फील्ड में जाकर खेलते हैं। ये स्पोर्ट आप क्या करेंगे, आप सीधे ऑनलाइन माध्यम में खेलेंगे। तो इसमें एक छोटा सा अमाउंट होगा जो कि एंट्री फीस होगी, और इसमें यह निर्धारित होगा कि आपको पहली दूसरी तीसरी या जो भी रैंक निर्धारित होगी उसके हिसाब से प्राइज मिलेगा। तो इसको ई स्पोर्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो है, ऑटो कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो ये सारे खेल जो हैं किसके उदाहरण हैं, ई स्पोर्ट्स के उदाहरण हैं। तो इसको, इसमें वही शामिल होगा जो कि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत मान्यता दी गई होगी, जिसको उसके मानदंड के आधार पर जो खरा उतरेगा। दूसरा मतलब इसमें वीडियो गेम या डिजिटल गेम शामिल होंगे। दूसरा आपका है सोशल। सोशल गेमिंग में क्या आएगा, सोशल गेमिंग मतलब जिसमें कि जिसका उद्देश्य शैक्षणिक हो या मनोरंजन के उद्देश्य से हो, ये खेले जाने वाले गेम सोशल गेमिंग के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें अगर अगर आप इसमें मोनेटाइजेशन हो जाता है, मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको एड्स मिलते हैं, उसके आधार पर आप अगर पैसा कमा रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मोनेटाइजेशन हो गया, उसमें आप किसी सौंदर्य प्रसाधन का या स्किन केयर का विज्ञापन करने लगे, तो उससे कमाई हो रही है, तो उसको बैकआउट नहीं माना जाएगा, उसको कैश आउट नहीं माना जाएगा।
तो इस तरह से सोशल गेमिंग के अंतर्गत दूसरी श्रेणी है, उसको भी ऑनलाइन गेम की व्यापक परिभाषा में अगर वो शामिल है तो सरकार सेक्शन 4 के तहत इसके विकास और प्रोत्साहन को भी बढ़ावा दे सकती है। सरकार इसको, बल्कि वो सरकार तो यहां तक कह रही है कि इन दोनों कैटेगरियों से कोई आपत्ति नहीं है, इसको व्यापक बढ़ावा भी दिया जाएगा, सहयोग भी दिया जाएगा, बल्कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके द्वारा सरकार ने इसके लिए मत भी देने की बात कही है। लेकिन तीसरा है रियल मनी गेम्स, जिस पर आपत्ति है। अब देखिए, रियल मनी गेम्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑनलाइन गेम, कोई भी ऐसा गेम जिसमें कि एक फीस देकर एक पैसे के साथ आपकी एंट्री तो होती है, लेकिन उसमें कोई दाव जीतने की बात होती है, दाव जीतने की अपेक्षा होती है, जिसमें कि एक बड़ा अमाउंट आपको हासिल हो जाता है। अब वो दाव जो होता है वो भले ही आपके स्किल के आधार पर आप वो दाव जीतें, या बाई चांस आप वो दाव जीतें, या दोनों ही लगे, स्किल और चांस दोनों लगे, तो इसको शामिल किया जाएगा रियल मनी गेम्स के अंतर्गत। यानी कि कोई भी ऐसा ऑनलाइन खेल जिसमें कि एक फीस निर्धारित ली जा रही है, पैसे या फीस आपसे लिए जा रहे हैं, और उसके बाद उसमें दाव लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आपको इतनी राशि मिल जाएगी, लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। तो उस जीतने की उम्मीद में जब आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, उस जाल में फंसते जाते हैं, और उसी का परिणाम क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक संकट होता है। यानी कि आत्महत्या के मामले कई देखे गए, कई जगहों पर टैक्स चोरी का मामला आया, मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत से पारिवारिक विघटन के केस सामने आए, यानी कि चोरी छुपे घरों के पैसे ऐसे खेलों में लगाए गए, पूरे घर की संपत्ति को नुकसान हुआ, और जब व्यक्ति का पर्दाफाश हुआ तो वो इतने इस जाल में फंस चुका था कि उसने आत्महत्या जैसे कदम उठाए। तो सरकार इन सारी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाई है। तो इस श्रेणी में विशेष रूप से जो रियल मनी गेम्स है, इसमें क्या होगा, भले ही आपका स्किल इसमें लगा हो या आपकी किस्मत या आप चांस से पा रहे हो, इन दोनों ही एक प्रकार की अगर सहायता लेकर आप इसमें भले ही दाव जीत रहे हो, तो इस चीज को सरकार फिलहाल प्रतिबंधित करने की इसमें प्रोविजन को शामिल कर रखा है। जैसे कि कोई पोकर गेम है, रमी गेम है, फैंटेसी क्रिकेट है, तमाम नाम है इनमें, लूडो भी है जिसमें कि दाव लगता है कि ये चांस, ये जीतने पर इतनी राशि मिलेगी। तो ये सभी जितने ही भी इस तरह के गेम हैं, उनके विज्ञापन पर भी प्रतिबंध है। यानी कि आप अगर इस गेम को खिलवाते हैं, इसको प्रोत्साहन देते हैं, इसको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं और विज्ञापन कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशन पे यहाँ पर रोक लगाई गई है इस एक्ट के माध्यम से। अब इस अधिनियम में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो प्रतिबंध और दंड क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि इस तरह के जो खेल होंगे, यानी कि आरएमजी जो होगा, अगर इसको आप उपलब्ध कराते हैं, किसी को खेलने के लिए आप इस तरह का गेम उपलब्ध करा रहे हैं, तो सबसे तगड़ी सजा इसी में है, 3 साल की जेल आपको हो सकती है, या तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस तरह के खेल को आप प्रोत्साहित करने के लिए इसका विज्ञापन कर रहे हैं, उसमें तमाम बड़े नाम भी हो सकते हैं, तो वो लोग अब इसको नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए यहाँ पर प्रोविजन कर दिया गया कि अगर आप विज्ञापन भी करते हैं तो आपको 2 साल की जेल हो जाएगी, और साथ साथ 50 लाख रुपए का जुर्माना, या तो दोनों हो सकता है। साथ ही साथ BNSS 2023 के अनुसार जो धारा है, उसके अनुसार संज्ञेय और गैर जमानती इस अपराध को माना जाएगा। यानी कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, वो अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको सीधे गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन बेलेबल होगा, यानी कि जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। तो इसका विनियमन भी किया जाएगा। केंद्र सरकार नियामक प्राधिकरण एक बनाएगी, और वो नियामक प्राधिकरण इसकी देखरेख करेगी, और फिर उसके आधार पर निर्धारित इसका किया जाएगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जो उसके आधार पर डिसाइड की जाएंगी। फिर CERT इनको ऐप को ब्लॉक करने, डिसेबल करने का अधिकार भी दे दिया गया है। यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस जो टीम है, उसको यह अधिकार दिया गया है, वो कभी भी ऐप को ब्लॉक कर सकती है, वो कभी भी आपके ऐप को डिसेबल कर सकती है। तो ये अधिकार अब CERT इनको दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप विदेशों से संचालित कर रहे हैं, तो इसमें जो अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग व्यवस्था है, यानी कि इंटरपोल है, उसकी भी सहायता ली जाएगी, और उसकी मदद से वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि बचने का कोई चांस नहीं है। खिलाड़ियों जो जो लोग खेल रहे हैं, उन पर फिलहाल किसी दंड का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, लेकिन जो लोग इस खेल को प्रश्रय दे रहे हैं, जो एक सिंडिकेट बनाकर काम करने की कोशिश होती है, उस पर फिलहाल प्रतिबंध लगाने की यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो शुरू की 2 कैटेगरी आपको बताई गई, यानी कि ई स्पोर्ट्स और साथ साथ जो सोशल गेमिंग है, उस पर फिलहाल किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, बल्कि भारत की समेकित निधि से, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सोशल गेमिंग के लिए तो प्रोत्साहन बजट का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो नाबालिग हैं, उनके द्वारा भी ई स्पोर्ट्स या सोशल गेमिंग खेलने पर किसी तरह की रोक
इस अधिनियम में फिलहाल नहीं लगाई गई है। अब अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, सवाल ये उठता है। तो देखिए, इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार का ये कहना था कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, अब सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि हर साल भारत में लगभग 15,000 करोड़ जो राशि है वो रियल मनी गेम्स के माध्यम से उसमें उसका नुकसान हो रहा है, कह सकते हैं आप, या उसमें इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये कहती है कि जो एडिक्शन है, जो लत है, वो इसके माध्यम से बहुत बढ़ रहा है। मानसिक तनाव, लोगों के साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ आर्थिक संकट, फाइनेंशियल जो हार्डशिप है वो बहुत बढ़ रही है, और इसकी वजह से पारिवारिक जीवन भी लोगों का प्रभावित हो रहा है। कर्नाटक में एक मामला है जिसमें पिछले 31 महीनों में 32 लोगों ने आत्महत्या की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर किसी का जीवन समाप्त हो रहा है ऐसे चंगुल, ऐसे जाल में फंस के, तो आप समझ सकते हैं। वहीं एक दूसरा पक्ष भी है, उद्योग जगत जो इससे प्रभावित हो रहा है, उन उद्योगों का ये दावा है कि इन प्रतिबंधों से लगभग 400 कंपनियों को नुकसान होगा और 2 लाख नौकरियों पर असर पड़ेगा। तो अब उनका भी पक्ष क्या है उसको भी समझेंगे। देखिए, यहां पर अधिनियम की आवश्यकता इसलिए बताई गई कि एक तो जो उपयोग करता है, यानी कि जो इसमें फंस रहे हैं इस जाल में, उनको भारी आर्थिक हानि हो जाती है क्योंकि ये एक एडिक्शन की तरह काम करता है। साथ ही साथ जो इस तरह के आरएमजी प्लेटफॉर्म है, उनमें एक एल्गोरिदम काम करता है, और इस एल्गोरिदम की वजह से जीतने के जो परसेंटेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जीतने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जीतते जीतते वंचित रह जाता है व्यक्ति, और उसको लगता है कि इस बार नहीं तो अगली बार तो जीत ही जाएंगे, और इस चक्कर में तब तक वो बहुत सारी राशि खो चुका होता है। तो खिलाड़ी को लंबे समय में भी कभी ये एल्गोरिदम विजेता नहीं बनने देता है। रिपोर्ट और निष्कर्ष इस पर भी ध्यान देंगे। विभिन्न रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे आतंकी गतिविधियों में ये फंड लगने का दावा कर रही हैं। जैसे कि 2023 में एक संसदीय समिति की रिपोर्ट थी जिसमें कि गेमिंग पोर्टल्स पर आतंकी फंडिंग में, गेमिंग पोर्टल्स जो हैं उनके आतंकी फंडिंग में शामिल होने की बात कही गई थी। 2022 में वित्तीय खुफिया रिपोर्ट थी, एक फाइनेंशियल खुफिया रिपोर्ट थी, उसमें 2000 करोड़ के टैक्स चोरी की बात बताई गई थी, यानी कि भारत को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। साथ ही साथ ईडी के जांच में एक बात सामने आई कि चीनी ऐप जो है फ्यूविन, उसने 400 करोड़ रुपए की ठगी की। कैसे ठगी की? तो म्यूल अकाउंट के माध्यम से, यानी कि कुछ ऐसे इनएक्टिव अकाउंट होते हैं, यानी ऐसे लोगों के अकाउंट होते हैं जिनको उनके अकाउंट के बारे में जानकारी ही नहीं होती, और उनके अकाउंट का दुरुपयोग किया जाता है ऐसे पैसे के लेन देन में। तो म्यूल अकाउंट के माध्यम से, क्रिप्टो वॉलेट से ईडी की जांच में पता चला कि चीनी ऐप फ्यूविन ने 400 करोड़ रुपए की जो है ठगी का मामला सामने आया उसने की। सरकार की रिपोर्ट कहती है कि आरएमजी जो कंपनियां हैं वो 30,000 करोड़ जीएसटी चोरी में लिप्त है। तो ये एक आर्थिक जो नुकसान है देश को, उस तरफ भी, उसकी वजह से भी, साथ साथ जो लोगों का नुकसान हो रहा था, पारिवारिक सामाजिक विघटन था, उसकी वजह से भी इस अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और इसकी आवश्यकता की तीव्रता क्या थी, लोकसभा में 7 मिनट में पास होने की वजह से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, अपारदर्शी एल्गोरिदम, ये सारी चीजें जो हैं इस कानून के लिए, इस कानून को लाए जाने के लिए एक, हम कह सकते हैं, पृष्ठभूमि का निर्माण कर रही थी। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि यहाँ पर जो उद्योग जगत जो प्रभावित हुए हैं, ऑनलाइन गेमिंग जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ निर्णय हैं, डिसीजन है जो कि अभी आने बाकी हैं इस बात को लेकर, उसको आ जाने देना चाहिए, उसके बाद इस दिशा में निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि संवैधानिक पहलू के अंतर्गत सट्टेबाजी और जुआ जो है वो राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के अंतर्गत ही आप देखेंगे जो प्रविष्टि 34 और 62 है उसके अंतर्गत ही आता है। और तेलंगाना हो गया 2017 में, या आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो गया 2022 में। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध इन स्टेट्स के द्वारा लगाया जा चुका है। साथ ही साथ जीएसटी का भी मुद्दा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लॉटरी बेटिंग के बराबर लगाई गई है, या लगा दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नोटिस पर यहाँ पर रोक लगाई, यानी कि अंतिम फैसला यहाँ पर आना बाकी है। कौशल बनाम किस्मत का एक मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मत ये था कि रम्मी और फैंटेसी स्पोर्ट्स में कौशल की बड़ी भूमिका है, सिर्फ ये कहना कि ये एक जुआ है ये सही नहीं है। तो इस केस का भी हवाला दिया जा रहा है कौशल बनाम किस्मत का, कि यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये है, दूसरी पार्टी का ये कहना है कि यहाँ पर जो कौशल है, जो स्किल है, और जो यहाँ पर जुआ है यानी गैम्बलिंग है, उसके बीच के फर्क को यहाँ पर बना के रखना होगा, उसके बीच के फर्क को समझना होगा। यानी गेम ऑफ स्किल यानी कौशल आधारित खेल को गैम्बलिंग कहना ठीक नहीं है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि एससी का भी स्टे है, तो उस पर निर्णय, अंतिम निर्णय आना बाकी है, उस पर निर्णय आने देना चाहिए। और नया अधिनियम जो है, उन लोगों का आरोप यह है
कि इसमें स्किल और चांस में अंतर नहीं बताया गया है, यानी कि स्किल और चांस का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 1G है, यानी कि व्यापार और पेशा करने की जो स्वतंत्रता देता है, उसका उल्लंघन भी यहां पर हो रहा है। तो ये दूसरे पक्ष का आरोप है। तो फिलहाल ये मैटर था। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और आपसे अपेक्षित है इसका जवाब। अभ्यास प्रश्न आज का है कि ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करने पर अधिकतम सजा क्या है। विकल्प आपके सामने 1 साल की कैद और 10 लाख जुर्माना, विकल्प बी है 3 साल की कैद 1 करोड़ जुर्माना, विकल्प सी है 6 महीने की कैद और 50,000 का जुर्माना, या कोई सजा नहीं, केवल चेतावनी। इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।